महाराष्ट्र में पीएम मोदी कोविड पर 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से संवाद। बंगाल के सीएम ममता से भी बैठक में शामिल। तौकते के बाद यास का बड़ा खतरा। बंगाल, ओडिशा समेत झारखंड में भारी बारिश की आशंका। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। यूपी के शामली में बारिश से भरभराकर गिरा मकान की छत। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 महिला 3 बच्चे शामिल। और भारत में कोरोना का कहर जारी। देश में 2,76,070 मामले आए सामने, 3,874 मरीजों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि शामली से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक छत भर-भराकर गिर गई, जिसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। बारिश से एक मकान की छत भर-भराकर गिर गई, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला शामिल थी और 3 बच्चे शामिल थे। बड़ी खबर आपके सामने है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक कर बरसात होती जा रही है। तूफान का, चक्रवाती तूफान का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा इस समय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपके सामने कलंदर शाह मोहल्ले की ये पूरी घटना है, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला शामिल है और 3 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के शामिल से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दीपक कुमार संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, 4 लोगों की मौत एक छत गिरने से, पूरा मामला क्या है? जनपद शामली में बड़ा हादसा हुआ है। 3 मासूम बच्चों सहित मां की मलबे में दबने से मौत हो गई है। हादसा मकान की छत गिरने से हुआ है। शामली में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। घटना उस समय की है जब पूरा परिवार मकान में सो रहा था। उसी दौरान अचानक भर-भराकर मकान की छत गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पिता व एक पुत्र को मामूली चोट आई है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस मामले की जानकारी कर रहे हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। क्या घर में सिर्फ 4 लोग ही सो रहे थे या फिर अन्य लोग भी शामिल थे? नहीं, घर में ये उसके मरने वाले के माता पिता भी सो रहे थे, जिसमें मां की मौत हो गई है और 3 बच्चों की मौत है। फिलहाल वहां पर पिता और एक पुत्र जो है मामूली चोट आई है, उनको भी बच गए है, जिसके कारण ये मामला सामने आया है। जिसको लेकर बताया जा रहा है कि रात्रि में किसी काम के लिए पिता और पुत्र बाहर निकले थे और जब वे अंदर गए तो छत अंदर जाने लग रहे थे तो जो है बारिश के कारण भरा कर गिर गई, जिसमें माँ और बेटी 3 बेटी उसमें जो है मलबे में दबकर जिनकी मौत हो गई। दीपक, छत गिरने की वजह क्या बताई जा रही है? बारिश या फिर कुछ और? बारिश बताई जा रही है। दरअसल क्या है, मकान कच्चा था। कच्चा होने के कारण 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के कारण छत गिरने का मामला बताया जा रहा था। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर भर-भराकर एक छत गिर गई और बारिश की वजह से छत गिरी। जो तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, ये उसी घर की तस्वीरें हैं जहां पर हादसा हुआ है। ये उसी घर की तस्वीरें हैं जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है छत गिरने की वजह से। ये अंदर का सामान, जो घर के अंदर का सामान था, ये वही बेड है जहां पर वो 4 लोग सो रहे थे। 4 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान यानी पिछले साल लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से बुनियादी ढांचे को तैयार करने में बहुत मदद मिली, जिसमें दूसरी लहर के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान और माइग्रेशन को कम किया जा सका। कुमार ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन पिछले साल इसलिए लगाया गया था क्योंकि हमें बुनियादी ढांचा तैयार करने और सामने आने वाली बड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वक्त चाहिए था। हालांकि हमें इसका फायदा नहीं मिला। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की प्रसार, उससे होने वाली मौतों को रोकने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए अब अलग अलग जगहों पर
समस्या की गंभीरता के मद्देनजर ध्यान देने की जरूरत है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 2,76,070 मामले सामने आ चुके हैं अब तक, और जबकि 3,874 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,69,077 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,57,72,400 हो गई है। अब तक इस महामारी से 2,23,55,440 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,87,122 लोगों की जान को बचाया गया है। देश में एक्टिव केसों की संख्या 31,29,878 है, तो वहीं कोरोना से बचाव के लिए अब तक 18,70,09,792 लोगों को कोरोना की खुराक दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की जान पर बन आई है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में सिर्फ 4 लोगों को मामूली चोटें आईं। आपको बता दें कि कानपुर में एक बस अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। डीसीपी कानपुर अनूप सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक मिनी बस में 16 लोग सवार थे। टाटमिल से घंटाघर की तरफ से फ्लाईओवर से बस अनियंत्रित होकर गिर गई। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। हम आ रहे थे, गंगागंज से आ रहे थे। हमारे भाई की शादी थी, हम दिल्ली से बारात लेके आए थे, तो हम रिटर्न जा रहे थे। तो वहाँ से बस थोड़ी लड़कर आई, वो सीधा खाई में गिर गई। हम 16 पैसेंजर थे टोटल। हाँ जी 16, हाँ जी 16 थे। नहीं लगी। हाँ जी सब ठीक है। चलो, मिनी बस है जो कि माँ अम्बे बस सर्विस की बस है। इसमें करीब 16 लोग सवार थे। ये बस टाट मिल से जो घंटाघर की तरफ फ्लाईओवर है उससे अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गई। इसमें करीब टोटल 16 लोग सवार थे। सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। मौके पर एम्बुलेंस भी बुला ली गई है, लेकिन कोई आदमी बहुत गंभीर रूप से हॉस्पिटलाइज होने वाली स्थिति में नहीं है। जो प्राथमिक उपचार था वो सभी को दे दिया गया है। मौके पर हम लोगों ने पूरी तस्दीक कर ली। कोई भी आदमी अभी बस में फंसा हुआ इस तरह का नहीं है। ये पूरी घटना। क्या लगता है कि देखिए, बस के ड्राइवर से बात की गई तो उसका कहना था कि एक रिक्शा चालक को बचाने में उसकी बस जो है अनियंत्रित हो गई और पुल से वो रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे आ गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का कहर जिस तरीके से बरपाया जा रहा है, चिंता स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़ रही है। देश में 2,76,070 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का ताजा आंकड़ा इस समय हम आपको बता रहे हैं। 3,874 कोरोना मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में अब तक देश भर में हो चुकी है। तो देश में अब तक 2,87,122 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हम अब तक का टोटल आंकड़ा आपको बता रहे हैं। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन जो संक्रमितों की संख्या है वो तकरीबन 2.5 लाख पर पहुंच चुकी है। यानी 2,76,070 नए केसेस जो हैं 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। वहीं मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो 3,874 कोरोना मरीजों की मौत पूरे देश भर में हो चुकी है। तो भले ही जो कोरोना का ग्राफ है, संक्रमितों का ग्राफ है, वो धीरे धीरे गिर रहा हो, लेकिन मौत के आंकड़े कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। मौत के आंकड़े हर दिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या थोड़ी थोड़ी मामूली सी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जा सकती है। लापरवाही अगर बरती तो आपकी सुरक्षा पर बन सकती है, आपकी जान पर बन सकती है। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे, दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि देश में जो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हालांकि मामूली सी गिरावट संक्रमितों में इस समय देखने को मिल रही है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं सब्सिडी को लेकर किसान नेता ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। देखो, जो सब्सिडी बढ़ाई है ये वो था कि फर्टिलाइजर के रेट बहुत बढ़ गए थे। 1,200 रुपये से
और 1900 रुपये तक के रेट हो गए थे। और ये किसान संगठन का दबाव रहा और पूरा जो किसान थे उनका भी ये था कि जब खाद खरीदने गए फर्टिलाइजर तो उस पर रेट बढ़े हुए उनको मिले, तो उस पर पूरा हंगामा हुआ, पूरे उस पर आंदोलन हुए और हमने भी चिट्ठियां लिखी। और जो ये आंदोलन चल रहा संयुक्त किसान मोर्चे का, इसमें भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठा, ये आवाज उठी और उसके प्रेशर में ये जो सब्सिडी भारत सरकार ने बढ़ाई है, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं किया कि जो बड़ा सराहनीय काम हो। पहले रेट बढ़ाएंगे, 1200 रुपये से 1900 रुपये रेट करेंगे, फिर सब्सिडी दे करके बाई लूटना चाहेंगे। ऐसा नहीं, अकेला फर्टिलाइजर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेती में इनपुट हुए, डीजल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके रेट दुगने हो चुके हैं। जो सरकार आमदनी दुगना करने जा रही थी वो सरकार ने लागत दुगनी कर दी। तो जिस तरह से फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ाई है, इस तरह और भी सारी चीज़ों पर सब्सिडी दे करके किसान की लागत को कम करें। और खेती में जो समस्याएं हैं, आज यहाँ पर किसान आंदोलन है, 3 कानून हैं, ये कानून जब वापस कर दें और हमारा जो उत्पादन है वो आधे रेट से बिक रहा था, अभी जो जाडो का समय था, आज गेहूं भी 1300-1400 रुपये बिक रहा। तो कम से कम एमएसपी पे कानून बना दें, जो हम उत्पादन करते हैं, सब्सिडी हमको दी, हमने खाद को लगाया, खेत में उत्पादन किया, वो उत्पादन फिर हमारे घाटे में चला गया। तो इससे सब्सिडी बढ़ाने से फायदा इस नहीं होगा। फायदा तब होगा जब हमारा उत्पादन सब्सिडी के अगेंस्ट जो उन्होंने एक रेट निश्चित कर रखा है, और वो सरकार का रेट है, किसान ने रेट नहीं मांगा, सरकार ने रेट निश्चित किया कि हम गेहूं इतने में खरीदेंगे, वो इतने में खरीदेंगे, उस रेट पर पूरा हमारा उत्पादन बिके। और इससे नीचे अगर कोई खरीद होती है हिंदुस्तान में तो उस पर मुकदमा लिखा जाए। आज सप्ताह के चौथे दिन कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 159.12 अंकों की तेजी के साथ 50,061.76 के स्तर पर खुला है। और वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जो है 30.50 अंकों पर 50,060.70 के स्तर पर खुला है। आज 1,133 शेयरों में तेजी आई है, 304 शेयरों में गिरावट आई है और वहीं 64 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हो पाया है। कोरोना वायरस से क्रिकेट को नुकसान होना जारी है। लगातार दूसरे साल कोविड-19 महामारी के कारण एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन इस साल जून में श्रीलंका में होना था, लेकिन सामने खबर ये आ रही है कि कोरोना वायरस से बने गंभीर हालातों को देखते हुए एशिया कप T20 टूर्नामेंट को अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालातों के मद्देनजर एशिया कप का आयोजन नहीं कर पाया जा सकता है। श्रीलंका क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी एशले डी सिल्वा ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस साल जून में होने वाले टूर्नामेंट को कराना संभव फिलहाल तो नहीं है। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पुरारिवलन को तमिलनाडु सरकार ने 30,000 दिन की पैरोल दी है। आपको बता दें कि 30 दिन की पैरोल उनको दी गई है और उनकी मां अरपुथमल ने उनको स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देकर राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोग सजा भुगत रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें देश में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है आज भी। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में 7 लोग सजा भुगत रहे हैं। 30 दिन की पैरोल आरोपी को आज मिली है उसकी मां के हवाले से। आपको बता दें कि जो मां की अर्जी दी गई थी उसको मंजूरी दे दी गई है 30 दिन की पैरोल के लिए। 30 दिन की पैरोल मिली है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 7 आरोपी इसमें सजा भुगत रहे हैं। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। किसानों को डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़कर अब 500 से ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी 1200 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी। वहीं सब्सिडी बढ़ाने से किसानों को डीएपी का बैग जो है 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करेगी। वहीं डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसानों की खाद में काम आने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमतों में 60 से 70% की वृद्धि हुई है। और पिछले साल जो डीएपी खाद की बोरी थी वो 1700 रुपए में किसानों को उपलब्ध थी। 500 रुपए सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस प्रकार से इसकी कीमतें बढ़ी है, इस बोरी की कीमत बढ़कर के 2400 रुपए होने वाली थी। और इसलिए भारत सरकार जो पहले 500 रुपया हर बोरी पे सब्सिडी देती थी, उसमें 700 रुपया और जोड़कर 1200 रुपए की सब्सिडी दी है, जो 140% वृद्धि है, अब तक की सबसे अधिकतम है। हम जानते हैं कि बुआई का समय शुरू होने वाला है और कोविड की महामारी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश को सुरक्षित करने के लिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए, अन्य दवाइयों की उपलब्धता के लिए, वेंटिलेटर के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काफी तीव्रता से और मजबूती से काम करके उस फ्रंट को मजबूत बनाया है, वहीं किसानों की आने वाली बुआई के समय में उनको उर्वरक की उपलब्धता हो, डीएपी की उपलब्धता हो और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कीमतें बढ़ी हैं उस कीमतों को देखते हुए किसानों को सर्वसुलभ हो, उनकी किसानों के ऊपर ये मार ना पड़े। और इसलिए जो पहले 1200 रुपए में बोरी उपलब्ध होती थी वही उपलब्ध होगी, क्योंकि सरकार ने 140% सब्सिडी में वृद्धि करके जो पहले सरकार 500 रुपए देती थी सब्सिडी के, अब वो 1200 रुपए दे रही है। यूपी के मथुरा में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिला है। मथुरा में 2 दिन से तेज हवाओं के साथ में बारिश हो रही है। लगातार बारिश जहां एक तरफ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर बिजली आपूर्ति भी पूरी तरीके से गुल हो गई है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज और कल दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 18 मई को एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु कोविड से हुई है। ऐसे में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। मृतकों को अनुमन्य अनुग्रह राशि का भुगतान करने की बात कही गई। बेसिक शिक्षा विभाग के इस पत्र से लगभग कई जिलों में हड़कंप मचा है। ऐसे में अमेठी में भी उत्तर प्रदेश
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा का कहना है कि पहले तो हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि इस चुनाव को इस महामारी के दौरान टाल दिया जाए, लेकिन सरकार और न्यायालय के निर्देश पर हम लोगों ने किसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जबकि सरकार के द्वारा हम लोगों को कोई भी सुरक्षा कवच नहीं दिया गया, हम लोगों को वैक्सीनेशन तक नहीं करवाया गया। शिक्षकों की मांगें बहुत ही अहम है, क्योंकि हम सब ने सरकार के आदेश पर पहले तो मांग किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है उसे रद्द किया जाए, बार बार अनुरोध किया, लेकिन सरकार के न मानने पर हमने उसको कराया। सरकार ने कोई सुरक्षा कवच भी नहीं दिया, कोई हमको वैक्सीनेशन भी नहीं दिया। इसके बाद सब हमारे शिक्षक संक्रमित हुए, जिससे हमारे जनपद में लगभग 20 शिक्षक, लगभग क्या एक्यूरेट आज की तिथि में 20 शिक्षक, जिनमें से 2 शिक्षक जो है पेटी जमा करते समय और एक प्रशिक्षण से जाते समय हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। बाकी सारे, जबकि उनका भी टेस्ट नहीं हुआ था। मेरा ये मानना है कि सारे शिक्षक ये संक्रमित होकर धीरे धीरे काल के गाल में समा गए, और आज जब उनको उनकी सहायता करने का मौका आया, शासन से, चुनाव आयोग से हमने मांग किया, तो बहाना बना करके सरकार सहयोग नहीं कर रही है और वो परिवार उजड़ गए। पूरा शिक्षक समाज आंदोलित है और पूरा शिक्षक समाज व्यथित है। सरकार का ये शर्मनाक जो है कार्य है। अगर शासन इस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार करता है। मांगे हमारी यही हैं, जो ये संक्रमण काल इस समय चल रहा है, जिससे पूरा हमारा जनपद ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भयभीत है। इस समय में हमने सरकार के आदेश निर्देश का पालन किया। हमारे सभी शिक्षकों ने सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव करवाया, जबकि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने 10 तारीख से, विगत 10 अप्रैल से ही ये मांग करते आ रहे थे कि इस संक्रमण काल में इस समय चुनाव न कराए जाएं। ये बहुत ही भीभत्स भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी माननीय न्यायालय ने भी निर्देशित किया कि नहीं, चुनाव नहीं रुकेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चुनाव कराया। चुनाव का परिणाम ये रहा कि उस समय जब काफ़ी संख्या में हमारे शिक्षक संक्रमित हुए, और संक्रमित होने के बाद वो कुछ चुनाव ड्यूटी के बाद, चुनाव के पहले, चुनाव उसके बाद ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद, चुनाव के पहले, और कुछ जो चुनाव में संक्रमित हुए उसके 8 दिन 10 दिन बाद जो है काल के गाल में समा गए। आज स्थिति ये है कि सरकार उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ न लेते हुए, बल्कि उस पर जो है और हमारे उन घावों को कुरेद रही है। वैसे तो वो वापस नहीं आ सकते। जो हमारे शिक्षक साथी चले गए, हमारे जनपद से 20 और लगभग प्रदेश से 1800 शिक्षक काल के गाल में समा गए हैं, कोरोना के काल में समा गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ उनके परिवार को संवेदना व्यक्त हो जाती, मरहम लग जाता अगर उनके परिवार को एक अनुग्रह राशि मिल जाती और उन्हें कोरोना योद्धा घोषित कर दिया जाता, तो शायद हमारा शिक्षक समाज पूरा उत्साहित हो जाता। क्या कह रही है सरकार? सरकार ने मात्र 3, पूरे प्रदेश में मात्र 3 शिक्षकों को यह मान रही है कि वो इस निर्वाचन के समय में कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है। बाकी सब अपने आप स्वतः। कोरोना महामारी के इस दौर में खतरा बहुत ज़्यादा है, लोग खतरे से जूझ रहे हैं। संक्रमण बढ़ने से अस्पतालों में संसाधनों की कमी ना हो, इसके लिए हरियाणा में अंबाला में समाजसेवी लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, जिसके चलते पत्रकार कमलप्रीत समरवाल और उनके साथ में रोटरी क्लब अंबाला, सेंट्रल गास्को लैबोरेटरी कंपनी ने 20 बाईपैप मशीनें और 26 बेड्स का योगदान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के माध्यम से सिविल सर्जन अंबाला को दिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डोनेट किए गए सामान के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया। हफ्ता पहले सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी में रात को 11:15 पे गए थे किसी पेशेंट को एडमिट करवाने के लिए। तो वहाँ पे देखा कि हमें बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो रात को एक इंडस्ट्री खुलवा के एक बेड मंगवाया गया रोटरी की तरफ से, और गद्दे के साथ, पिल्लों के साथ, और उस पेशेंट को वहाँ एडमिट करवाया गया। वहाँ से फिर हमारी रोटरी ने एक सिस्टम बनाया, प्रेरणा ली, और फिर हमने एक मुहिम चलाई। हमारे जो रोटरी के मेंबर्स हैं उन्होंने डोनेट किए, और 26 बेड हमने सिविल हॉस्पिटल को डोनेट किए। सर, ग्लास्को इंडस्ट्री कंपनी की तरफ से क्या कुछ आज मंत्री जी के मार्फत स्वास्थ्य विभाग को सौंपा? ग्लास्को लेबोरेटरी ने आज मंत्री जी को 10 बाईपैप मशीनें
सीएमओ साहब को भेंट की हैं और उन्होंने 15 जो है मॉनिटर वो मिशन हॉस्पिटल को भी डोनेट किए हैं। सर, आज बेड्स भी मिले हैं स्वास्थ्य विभाग को, 20 बाईपैप मशीनें मिली हैं, कितनी कारगर साबित होंगी? देखिए, जो बाईपैप मशीनें हैं इस टाइम पे असली जीवन रक्षक मशीनें जो साबित हो रही हैं, बाईपैप मशीनें ही साबित हो रही हैं, ना इतने वेंटिलेटर काम आ रहे हैं। बाईपैप मशीनें जो ऑक्सीजन सेचुरेशन को हमने ये तक देखा कि 50 से 60% ऑक्सीजन सेचुरेशन वाला भी 90% से ऊपर चला जाता है और इनसे ना कोई नुकसान होता, ना फेफड़ों को कोई डैमेज होती। अगर वेंटिलेटर पर पेशेंट चला जाता तो लगभग बाहर नहीं आता और इसमें हमने ये देखा कि लगभग 95% तक रिकवरी रेट बाईपैप मशीन से होती है। तो यही मशीनें इस टाइम पे असली जीवन रक्षक मशीनें साबित हो रही हैं। ईडी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी और कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार आरोपी नवनीत कालरा और उसके सहयोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने यह केस दिल्ली पुलिस की 5 मई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने कालरा के कई रेस्तरां और अन्य स्थानों से 500 से ज्यादा कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। एजेंसी इस मामले में इस्तेमाल पैसे के स्रोत का पता लगाएगी। एजेंसी ये भी पता लगाएगी कि क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गैर कानूनी तरीके से जमा किए गए थे और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को बेहद ऊंची कीमत पर बेचे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी आरोपियों से पूछताछ करने और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। केस से जुड़े दस्तावेज का आदान प्रदान दिल्ली पुलिस और ईडी के बीच में हो चुका है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार खान चाचा रेस्तरां के मालिक नवनीत कालरा से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और दोनों मोबाइल फोन जांच के लिए एफएसएल को भेज दिए हैं। क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि उसके फोन से अभी और कई अहम जानकारियां हाथ लग सकती हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। आप देख रही है एनबी न्यूज। नमस्कार।